Lenovo Yoga Slim 6i, I फॉर इंटेल हाजिर है। तो अगर एक प्रोफेशनल थिन एंड लाइट प्रीमियम लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना, जिसके अंदर इंटेल ईवो का साथ मिल जाए, सही जगह पे आयो भाई। ये सारी जरूरतें पूरी करेगा, बताता हूँ कैसे। सामने योगा की ब्रांडिंग, ओहो आ गया लैपटॉप। तो एक आती है अपने पास पावर कोड नॉर्मल वाले प्लग के साथ, और अडेप्टर इसका 65 वोल्ट्स का, और ये अपना टाइप सी के साथ आता है। प्रोटेक्शंस, ओए होए होए, वाह क्या ही चमक है यार, मैट ग्रे बिल्कुल एकदम। तो टॉप लिड पर यहाँ पर है योगा की ब्रांडिंग और यहाँ लेनोवो की ब्रांडिंग, बाकी बिल्कुल प्लेन फिनिश है। और नीचे हमें यहाँ पर सारे वेंट्स मिलते हैं। ये 2 डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं और रबर ग्रिप वगैरह लगी हुई है। बिल्कुल एकदम मिनिमलिस्टिक डिजाइन है हर जगह से, एकदम प्रीमियम अल्ट्रा बुक वाली लुक आती है इससे। बाकी अपना पूरा लैपटॉप मेटल बिल्ड में आता है, और भाई हाथ में लेते ही ना बहुत ज्यादा स्टर्डी फील होता है। जैसी मैकबुक की बिल्ड क्वालिटी होती है वैसी बिल्ड है बिल्कुल। योगा भाई प्रीमियम सीरीज है लेनोवो की यार, ऐसी थोड़ी ना। बाकी एग्जॉस्ट वेंट इसके अंदर लगे हुए हैं हिंज के पास, तो सारी गर्म हवा हमारी यहाँ से बाहर आएगी नीचे से। बाकी अंदर की लुक भी बहुत ज्यादा प्यारी है, बिल्कुल ग्रे फिनिश में आते हैं अपने कीबोर्ड भी और ट्रैक पैड भी। और यहाँ लेफ्ट राइट पर 2 ग्रिल्स दे रखी है। पहले मुझे भी लगा था ये स्पीकर्स होंगे, लेकिन ये एक्चुअल में एयर फ्लो के लिए दे रखी है, और कोई काम है नहीं इनका। बाकी 14 इंच के लैपटॉप के हिसाब से टच पैड का साइज काफी ज्यादा बड़ा लगता है, और चलाने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया फीलिंग आती है। ये प्लास्टिक का तो भाई किसी भी एंगल से नहीं लगता, कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन चलाने से बिल्कुल मेटल फीलिंग आती है। तो आई गेस टच पैड पे भी मेटल यूज करा है, इसी वजह से काफी ज्यादा प्रिसाइज और प्रीमियम लगता है यूज करने पे। एंड क्लिक्स भी काफी ज्यादा सॉफ्ट है, तो टच पैड का फीडबैक भी बढ़िया मिलेगा एकदम। एंड जो अपना कीबोर्ड है ना भाई, उसकी तो क्या ही बोलूं, इतना तगड़ा लगता है ना चलाने में, मजा आ जाता है भाई सब टाइपिंग करने में। और साइज इसका इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है कि बिल्कुल अपने हाथ पूरे फिट बैठते हैं, तो आराम से टाइप वाइप करना हो तो कर लो। जो भी प्रोग्रामर्स या फिर जिनका टाइपिंग का काम ज्यादा रहता है ना भाई, 14 इंच का लैपटॉप बहुत सही रहता है उन लोगों के लिए। जो यूज करते हैं वो समझ भी रहे होंगे, इसलिए ज्यादातर कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को छोटा लैपटॉप ही देना प्रेफर करती है। बाकी FN कीज पर भी बहुत सारे शॉर्टकट्स मेंशन्ड है, और इसमें 2 लेवल की ब्राइटनेस आती है, और एक आता है ऑटोमेटिक मोड। तो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग्स की लाइटिंग को सेंस करके कीबोर्ड की लाइट को कम ज्यादा करेगा वो, एंड काफी हद तक सही काम करता है, लाइटिंग के हिसाब से मैनेज कर लेता है कीबोर्ड की लाइट को। बाकी एक हाथ से ओपन करे तो भाई आराम से ओपन हो जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड हिंज की क्वालिटी भी जबरदस्त है भाई, नेक्स्ट लेवल स्टेबल है भाई इसका हिंज, मानना पड़ेगा। एंड वोबलिंग भी देख सकते हो कि बिल्कुल ना के बराबर है भाई। बाकी अपर लिड पर फ्लेक्स देख सकते हो, बिल्कुल नेग्लिजिबल, क्योंकि मेटल बिल्ड है ना अपनी, अच्छे वाली मेटल बिल्ड। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी बिल्कुल ना के बराबर है। एंड मैंने एक चीज और नोटिस करी कि लीड ओपन करने के लिए ना यहाँ पर एज पर एक्स्ट्रा एरिया दिया हुआ है, जिससे लैपटॉप आराम से ओपन हो जाता है। और वैसे करना भी बीच में से चाहिए भाई, और है भी बहुत ज्यादा हैंडी यार, देख रहे हो एक हाथ से उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। मेरे हिसाब से 100% मुंबई आओ। वेट है इसका कुछ 1.5 kg के आसपास। अब इंटेल ईवो है तो भाई विंडोज हेलो का सपोर्ट है इसमें, तो फिंगरप्रिंट की जगह इसमें फेस आईडी दे रखी है, और ये इंफ्रारेड वाली है, तो ऐसे स्कैन करती है प्रॉपर और फिर खोलती है लैपटॉप। अब आते हैं स्पेसिफिकेशन पे। तो प्रोसेसर है इसके अंदर i5 13500 है, 12 कोर 16 थ्रेड्स के साथ, और इसमें 4 परफॉर्मेंस और 8 एफिशिएंसी कोर्स है। एंड ये इंटेल ईवो सर्टिफाइड है, और H सीरीज अपनी गेमिंग लैपटॉप्स में आती है। तो गेमिंग लैपटॉप के लेवल का प्रोसेसर इंटेल ईवो के साथ, तो सोच सकते हो क्या ही मजे आने वाले हैं। अब मैं काफी बार इंटेल ईवो बोल चुका हूँ, तो काफी लोग सोच रहे होंगे भाई ये है क्या चीज, थोड़ा बता दो। वैसे मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, फिर बता देते हैं। इंटेल ईवो बेसिकली एक सर्टिफिकेशन है जो सिर्फ उन्हीं लैपटॉप्स को दिया जाता है जिनके अंदर ये सारे फीचर होते हैं, जैसे कि 1 सेकंड से कम में वेकअप, और मिनिमम 10 आवर्स का बैटरी बैकअप, थंडरबोल्ट पोर्ट होना जरूरी है, एंड टाइप सी चार्जिंग, और विंडोज हेलो का सपोर्ट, चाहे फेस अनलॉक हो या फिर फिंगरप्रिंट हो, अपने वाले में फेस अनलॉक है, और एक अल्ट्रा बुक टाइप पोर्टेबल डिजाइन होना जरूरी है। तो बेसिकली प्रोफेशनल या फिर स्टूडेंट यूज के लिए जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स है सब इंटेल ईवो के साथ पूरी हो जाती है। इसीलिए ये लैपटॉप्स थोड़े से कॉस्टली भी है, और भाई फीचर भी तो फिर काम क्या ना। और इंटीग्रेटेड वाले आयरिस एक्सी ग्राफिक्स आते हैं हमारे पास इसके अंदर, कोई डेडिकेटेड जीपीयू नहीं आता, प्रॉपर थिन एंड लाइट है भाई। रैम है इसके अंदर 16 GB की DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज की सोल्डर्ड रैम है, ये अपग्रेडेबल नहीं है भाई। और स्टोरेज के लिए 1 TB की Gen 4 SSD, रीड एंड राइट स्पीड देख सकते हो। बाकी Gen 4 के हिसाब से स्पीड्स डिसेंट है, मैक्स आउट नहीं है पर काफी सही है। और हाँ, SSD अपग्रेड हो सकती है, जो एग्जिस्टिंग स्लॉट है उसके अंदर से निकाल के दूसरी SSD लगा दो ज्यादा कैपेसिटी की, और ज्यादातर 1 TB तक ही सपोर्टेड होती है जो इसके अंदर लगी लगाई आई है। पर कुछ लैपटॉप्स में 2 TB भी होती है, अब कहीं पर मेंशन नहीं था, तो एक बार ये चीज ना कंफर्म करना पड़ेगा भाई, क्योंकि हर लैपटॉप का अलग हिसाब किताब होता है।
और ब्रांड मेंशन करता नहीं जल्दी से, जबकि करना चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.1। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास HDMI 2.1 का पोर्ट, 2 Type-C Thunderbolt 4 के सपोर्ट के साथ, तो इनके अंदर हर चीज सपोर्टेड है। डिस्प्ले शेयर, फाइल ट्रांसफर, Type-C चार्जिंग, 100 वोल्ट तक PD चार्जिंग भी सपोर्टेड है और डिस्प्ले आउटपुट में भी DP 1.4 का सपोर्ट है। तो iGPU से डिस्प्ले शेयर कर सकते हो HDMI और Type-C पोर्ट दोनों से, एंड 4K 60 तक आराम से शेयर हो जाएगी, एंड 8K तक भी सपोर्ट कर लेगा दोनों पोर्ट से, क्योंकि फुल लेटेस्ट है भाई। बाकी राइट साइड पे हमारे पास एक USB Type-A 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट, एक हेडफोन माइक जैक कॉम्बो, एक पावर ऑन ऑफ बटन। Type-A वाला पोर्ट सिर्फ एक दिया है, मिनिमम 2 होते तो काफी सही हो जाता। तो ज्यादा डिवाइसेस लगाने हैं तो भाई एक USB अब खरीदना पड़ेगा, अब एक खर्चा बन जाएगा। देन आती है अपनी डिस्प्ले, और इस लैपटॉप में 14 इंचेस की एक WUXGA 1920x1200p के रिजोल्यूशन वाली ग्लॉसी डिस्प्ले। बाकी 400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और HDR 500 का भी सपोर्ट है। बाकी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका। अब OLED है तो भाई कलर एक्यूरेसी पूरी मिलेगी। 100% DCI P3 का कलर गैमेट है इसका, और ये 125% sRGB से भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। कलर्स बहुत ही प्यारे निकल के आते हैं भाई, बिल्कुल एकदम मोबाइल से भी बढ़िया डिस्प्ले है। बाकी बेजल्स काफी ज्यादा कम है, तो ओवरऑल डिस्प्ले में जो चीजें तुम्हें चाहिए ना सब दे रखा है। फिर चाहे तुम कोई भी काम वाम करते हो या फिर नॉर्मली अगर मजे भी लेते हो ना कंटेंट कंजम्पशन करके, तो बहुत ही प्यारे कलर्स आते हैं यार, मतलब मजा सा आ जाता है देख के। और हाँ, इसकी डिस्प्ले में डोल्बी विजन का भी सपोर्ट है। नेटफ्लिक्स ना HD से भी ऊपर क्वालिटी में दिखता है, एंड इवन तुम कलर एक्यूरेसी वाले भी सारे काम इसमें कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। बाकी वेब कैमरा इसके अंदर 1080p वाला, तो कुछ ऐसा है इसका वेब कैमरा। 1080p के हिसाब से डेफिनेटली क्लियर भी लग रहा है और काफी ज्यादा वाइड है इसका कैमरा, देख सकते हो। मे भी हो सकता है फेस अनलॉक की वजह से ये चीज करी हो कि मतलब वाइड दिया है, काफी ज्यादा पूरा रूम दिखा रहा है। और माइक भी इसी का यूज हो रहा है, तो सारी चीज तुम्हारे सामने है। और यही कहूंगा कि यार मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, बिना कहे कर दिया करो यार। और 2 वोल्ट्स के आउटपुट वाले 2 स्पीकर लगे हुए हैं, और अपने स्पीकर्स के अंदर भाई डोल्बी एटमॉस आता है। लेट्स चेक। तो स्पीकर्स डिसेंट है, बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं है, पर क्वालिटी वाइज काफी जबरदस्त लगे मेरे को। मतलब अच्छी क्रिस्प क्वालिटी आती है एंड कोई डिस्टोर्शन नहीं है। बाकी लाउडनेस में तो एवरेज से ही मान के चल सकते हो कि मतलब काम चल जाएगा। बाकी अगर थोड़े बहुत ट्वीक्स करने हैं तो डोल्बी एक्सेस वाली ऐप के अंदर जा करके भाई अपने हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें चेंज करनी हो तो कर सकते हो। बाकी बैटरी है इसके अंदर 4 सेल वाली 65 वोट आवर्स की, और मैंने जैसा कि बताया कि ईवो के अंदर मिनिमम 10 घंटे तो देना ही होता है। तो इसका बैकअप जितना मुझे फील हुआ 10 से 12 घंटे आराम से निकाल के देता है भाई ये। नॉर्मल यूसेज पे अगर यूज करोगे, अगर बैटरी पे एडिटिंग करने बैठ जाओगे तो 10-12 घंटे का नहीं मिलेगा, इतना तो मैकबुक भी नहीं देता। नॉर्मल यूसेज पे आराम से वीडियो कंजम्पशन, वीडियो प्लेबैक पे तुम्हें मिल जाएगा 10-12 घंटे का बैकअप, अगर कम ब्राइटनेस पे कीबोर्ड बैकलाइट वगैरह बंद करके बैटरी सेवर पे यूज करोगे। ये सब तो हो गया भाई। अब ये बताओ कि ये भगेगा या फिर दौड़ेगा या फिर क्या करेगा, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कछुए की चाल चलेगा। बेसिकली परफॉर्मेंस कैसी है, तो मैंने कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। सिनेबेंच R23 के अंदर हमें कुछ ऐसा स्कोर मिला था। Geekbench 6 के अंदर देख सकते हो PC Mark 10 और 3D Mark TimeSpy। अब अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ये क्या बोल गया मैं, तो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ यार। i5 12500H जो अपना पहले वाला प्रोसेसर था, उससे डेफिनेटली ये वाला प्रोसेसर बढ़िया अगर थिन एंड लाइट लैपटॉप्स की बात करें। बाकी गेमिंग के अंदर तुम सेम प्रोसेसर वाला लैपटॉप अगर कंसीडर कर रहे हो तो उसके कंपेयर में इसके स्कोर कम ही है, क्योंकि भाई ये थिन एंड लाइट के हिसाब से डिजाइंड है। अगर इसमें फुल फ्लेज्ड वाला 13500H लगा देते तो फिर इसके थर्मल्स वो चीजें झेल ना पाते, एंड और भी फिर काफी सारी चीजें चेंज करनी पड़ती है। तो गेमिंग वाली चीज तो नहीं है, बट हाँ थिन एंड लाइट के हिसाब से i5 में अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है ये, जब तक अपना 14 जनरेशन नहीं आ जाता। एंड मैकबुक एयर M1 से कंपैरेटिवली देख सकते हो, मैकबुक एयर M1 से थोड़ी सी बेटर ही है इसकी परफॉर्मेंस अगर नंबरों की बात करें। बाकी प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्मेंस मिलेगी। तो इसके अंदर भी तुम हाई एंड अगर प्रोडक्टिविटी वाले काम करना चाहते हो, चाहे वो फोटो एडिटिंग हो या फिर वीडियो एडिटिंग हो, आराम से हो जाएगी। वीडियो एडिटिंग 4K 60 तक ये संभाल लेता है। मैंने अपनी फुटेज टेस्ट करी प्रीमियर प्रो में, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, एंड अच्छे खासे लेवल की 4K एडिटिंग कर पाओगे। पर बहुत ज्यादा हाई एंड की तरफ जाना है तो फिर मैं कहूंगा कि यार थोड़ा गेमिंग लैपटॉप वगैरह प्रेफर कर सकते हो। थिन एंड लाइट के हिसाब से ये 4K 60 तक अच्छी खासी एडिटिंग करा देगा, मतलब यूट्यूब लेवल तक तो बढ़िया हो जाएगी। उससे ज्यादा मैंने टेस्ट भी नहीं करी और मुझे पता भी नहीं चला। एंड अगर स्टूडेंट रिलेटेड काम करने, प्रोग्रामिंग करते हो, नॉर्मल टास्क करते हो तो बहुत तेज भगेंगे भाई वो, उसके लिए तो बहुत ज्यादा तगड़ा है ये। बटन दबाया और काम हो गया, ऐसा आया है। और अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने या फिर एनिमेशंस वगैरह करना चाहते हो तो फिर इसके लिए मत जाना, क्योंकि इसमें कोई डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है। और इंटीग्रेटेड से हल्के
लेवल के, कॉलेज लेवल के छोटे मोटे काम ग्राफिक ओरिएंटेड कर सकते हो, ज्यादा हाई लेवल के नहीं कर सकते। अगर गेमिंग लैपटॉप्स देखने हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट यहाँ पिन कर दूंगा, अपने हिसाब से देख लेना अगर ऐसा कोई काम है तो। अब कुछ लोग यार काम के साथ साथ गेम खेलना भी पसंद करते हैं, तो मैंने कुछ गिने चुने 2-4 गेम टेस्ट कर लिए ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए, तो वो भी एक बार देख लो। तो पहले हमने CS2 टेस्ट किया लो प्रीसेट पे और हमारे पास 80-90 के आसपास FPS आ रहे थे। हाई प्रीसेट पे मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ई स्पोर्ट्स गेम है भाई, FPS ज्यादा चाहिए होता है खेलने के लिए। तो लो प्रीसेट पे आराम से तुम कैजुअली अगर गेम वेम खेलने का मन करता है तो उतनी परफॉर्मेंस ही दे देगा। देन वैलोरेंट टेस्ट किया हाई प्रीसेट पे और यहाँ हमारे पास 150 से ऊपर FPS आ रहे थे, कभी कभी तो 170-180 तक भी टच हो रहे थे। टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें देख सकते हो, ऑप्टिमाइज थी। तो ये है कि अगर एक्सटर्नल मॉनिटर लगा दोगे हाई रिफ्रेश रेट का तो भाई ई स्पोर्ट्स गेमिंग भी करवा देगा ये थिन एंड लाइट लैपटॉप। और हाँ 16 GB रैम है तो उसका भी फायदा हमें मिल रहा है। देन GTA 5 टेस्ट किया नॉर्मल प्रीसेट पे जो बिल्कुल बेसिक वाला होता है, तो उस पे हमें 70-80 FPS आ रहे थे, तो आराम से तुम गेम खेल सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड ग्राफिक की क्वालिटी भी एज सच कोई ड्रॉप नहीं होती है क्योंकि 1200p पे गेम चल रहा है, तो क्वालिटी के भी मजे आ जाएंगे और गेम भी बढ़िया चल जाएगा तुम्हारा। बाकी यार OLED के अंदर ना गेमिंग करने के अलग ही स्वाद आते हैं, ये भी कहना पड़ेगा। देखो यार लैपटॉप में जान तो है एंड ओवरऑल एक काफी अच्छी मशीन बनाई है लेनोवो ने, लेकिन अभी इसका प्राइस कुछ 80,000 के आसपास चल रहा है और इसका जो i5 12 जनरेशन वाला वर्जन था इंटेल ईवो वाला वो भी कुछ 60-65,000 के आसपास है। तो 80,000 तक अगर तुम्हारा बजट है और एक थिन एंड लाइट लैपटॉप प्रेफर करना है तो यार 2-4 ऑप्शन ही है भाई तुम्हारे पास, या तो तुम इसका 12 जनरेशन वाला ले लो, या फिर अपने मैकबुक की तरफ चले जाओ, या फिर अपने जो और थिन एंड लाइट वाले लैपटॉप्स आते हैं उनकी तरफ भी जा सकते हो। जैसे Asus की तरफ से ZenBook, HP की तरफ से Spectre सीरीज आती है पर वो थोड़े से ओवर प्राइस चले जाते हैं। इवन सैमसंग की गैलेक्सी बुक भी थोड़ी ओवर प्राइस्ड ही रहती है। बाकी 80,000 में जो फीचर्स लेनोवो ने इसके अंदर दिया है ना वो बिल्कुल एकदम ऐसे जस्टिफाई करते हैं इसको, चाहे वो प्रोसेसर की बात हो या फिर और भी जो भी फीचर लैपटॉप के अंदर हमें मिलने चाहिए। तो विंडोज के अंदर अगर तुम एक पावरफुल तगड़ी थिन एंड लाइट लैपटॉप वाली मशीन चाहते हो तो तुम इसकी तरफ जा सकते हो। अदरवाइज अगर मैकबुक चाहिए तो भाई उसके लिए तो एक डिटेल्ड कंपैरिजन लाना पड़ेगा ताकि समझ में आ जाए कि भाई हमारे लिए मैकबुक सही है या नहीं। पर ईवो होने की वजह से मैकबुक के काफी सारी अच्छे फीचर जो होने चाहिए ना वो अपने इस लैपटॉप में भी आ गए हैं, तो ऐसे कंसीडरेबल बन जाता है। अगर बजट कम है तो तुम इसकी प्रीवियस जनरेशन की तरफ भी जा सकते हो, वो तुम्हें 60,000 के आसपास मिल जाएगी। बट मिनिमम 60,000 तो चाहिए ही होंगे अगर एक अच्छा थिन एंड लाइट लैपटॉप लेना है तो। बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा अगर खरीदना चाहते हो। और मजा आ गया हो तो लाइक मार देना, सब्सक्राइब करके जाना, इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हो। हम मिलेंगे ऐसी किसी मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।